हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि यूपीएट प्लस सीपेट का मैं प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं और आपको ये भी बता रहा हूं कि प्रश्न आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे कि आप कम समय में सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम लोग इतिहास के दोनों शिफ्टों की बात करेंगे। जो आपके दोनों शिफ्टों में पेपर क्वेश्चन आए थे उनके मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। टोटल आपके 10 प्रश्न है, लेकिन 10 प्रश्न आपको कितने सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे, 20 से 25 प्रश्न आपको इस क्लास से तैयार होने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड इस बार प्रश्न आपके पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्लास को शुरू। आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ में आप लोग शेयर जरूर किया करें। जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, जहां भी आपके ग्रुप हैं, जहां जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर आप शेयर किया करें क्लास को। ठीक है, इससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप इतना हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है भैया, चलो तो क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। और हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज जो हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं वो आपके कैसे लेवल के प्रश्न आए थे, सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर पहले की हम लोग बात करेंगे। प्रश्न नंबर पहला आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न आपके क्या बोल रहा है? प्रश्न पहला है आपसे, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए शासकों को काल क्रमानुसार सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आपको जब तक चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप कालक्रम में नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कैसे? अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आपका शेरशाह सूरी दे रखा है। तो शेरशाह सूरी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको पता होगा कि इसका जो कार्यकाल था ये 1540 से यहाँ पर शुरुआत हुआ था और 1500 अगर हम लोग बात करें 1545 तक इसका कार्यकाल रहा था। क्लियर होगी बात यहाँ पर? यहीं पर अगला जो पॉइंट दे रखा अकबर दे रखा है। तो अकबर की जब हम लोग बात करेंगे, अकबर आपको अच्छे से पता होगा कि ये कौन से मुगल वंश का शासक था और ये 1556 में हुआ था। कितना? 1556 में इसका शासन यहाँ पर हुआ था। ठीक, क्लियर होगी बात? अब यहीं पर अगले की बात करेंगे, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी दे रखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी की हम लोग बात करेंगे तो आपको पता होगा 1296 कब 1296 से इसकी कार्यकाल शुरू हुआ था और ये चला था 1300 करीब 16 तक। कितना? 1316 तक ये करीब आपका चला था। क्लियर हो गई बात? अब आपका एक बच रहा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की हम लोग बात करें तो ये 1211 में, कब? 1211 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इनको क्या करो, इनको आप क्रम से लगा लो। तो क्रम से कैसे लगाओगे जरा इसको देख लो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो पहला आपका जो शुरुआत होगा, क्योंकि 1211 सबसे छोटा नंबर दे रखा है तो ये वाला आपका सबसे पहले नंबर पर शुरुआत हो जाएगा चौथा ऑप्शन में देखेंगे। देखो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अच्छा, अब इसकी हम लोग बात करें तो फिर इसके बाद सेकंड नंबर आएगा। सेकंड नंबर क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड नंबर यहाँ पर आएगा। थर्ड आएगा क्योंकि 1211 हो गया और 1296 हो गया। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी द राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाए, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश कौन से वंश का था, तो ये था आपका क्या नाम, मलुक वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो खिलजी वंश का था। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो ये सूर वंश का था। और अकबर कौन से वंश का था? तो ये मुगल वंश का शासक था। आप तो हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ ले। ठीक, तो इस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि भैया यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जाने की जरूरत है। शिवाजी की बात यहाँ पर कर रहा, तो शिवाजी का कैसे आंसर करोगे यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इसका तुकाराम, इसका राइट आंसर बनेगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? ठीक है, तो अब किसी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा? तुकाराम इसका आंसर हो जाएगा। कोई बता सकता है कि अगर हम तुकाराम की बात करें तो ये कहां से संबंधित थे? तो ये भाई कहां से थे? महाराष्ट्र से थे। कहां से? महाराष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है भैया, कहां के थे? महाराष्ट्र से संबंधित थे। क्लियर हो गई बात? अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जरा बता सकते हो कि अगर चैतन्य की बात हो रही है, शंकराचार्य की बात हो रही है, नामदेव की बात हो रही है, तो ये कौन से मत को मानने वाले थे? अगर आपसे हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ ले कि अगर शंकराचार्य पूछे तो आपको याद रखना है अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद को ये मानने वाले थे। कौन से मत को मानते थे? अद्वैतवाद को मत को मानते थे। अगर यहाँ पर आपसे बात पे चैतन्य पूछ लिया जाए, जो चैतन्य जो थे ये वैष्णव मत को मानते थे। किसको मानते थे भैया? ये मानते थे वैष्णव मत को मानते थे। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए, क्लियर हो गया। तो नामदेव का, अगर नामदेव की बात आ रही है तो नामदेव आपको अच्छे से निर्गुण
निर्गुण को मानने वाले ये लोग थे। क्लियर होगी बात। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तुकाराम इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग ध्यान से जरा समझिएगा, यहाँ पर कैसे यहाँ पर इसको देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या जरा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर देखो बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल का जब प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर बनेगा बी। आपका कौन सा बनेगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे यहाँ पर। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अब अगर आपसे जो भी यहाँ पर चीजें दे रखी हैं, जैसे लॉर्ड क्लाइव दे रखा है, तो कोई बता सकता लॉर्ड क्लाइव की अगर यहाँ पर बात करें तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या चीजें की थी। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको क्या गवर्नर जनरल के पद को इन्होंने खत्म कर दिया था। तो इसी क्लियर हो गई। अगर पूछा जाए लॉर्ड लेटन, तो लॉर्ड लेटन से चीजें आपको कुछ ना कुछ तो चीजें याद होंगी। इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट आया था उसको ये लेके आए थे। क्लियर हो गई बात। तो ये कब लेके आए थे आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर, ठीक। वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें तो आपका पता होगा कलकत्ता में मदरसा की इन्होंने स्थापना करी थी। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन भी आपको याद होगा कि इन्होंने जनगणना जो शुरुआत की थी इन्होंने की थी। अच्छा कोई बता सकता लॉर्ड रिपन ने जनगणना की थी वो कौन से वर्ष में की थी, ठीक है। तो भैया इसका याद रखिएगा 1881 में यहाँ पर आपकी प्रथम जनगणना की बात किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने की थी। इस तरीके से चीजें आपको तैयार होनी चाहिए जब आपका एग्जाम बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। इसका मतलब गवर्नर जनरल जितने भी हैं आपको सारे गवर्नर जनरल तैयार कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार प्रश्न आपसे जरूर पूछे। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको चीजें तैयार करना। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे बोला, बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही यहाँ पर बहुत बच्चे यहाँ पर गलत करके आए थे। करा कि चरक संहिता का संबंध किससे है। तो यहाँ पर कैसे आप आंसर करोगे, तो आपको याद रखना चरक संहिता का जो संबंध है वो भैया मेडिसिन से है। किससे है, मेडिसिन से संबंधित है। यानी कि ये किससे संबंधित है, चिकित्सा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि चरक संहिता का जो संबंध था किससे था, चिकित्सा से। क्लियर हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका जरूर आप लोग ध्यान रखा करो कि जब ऐसे प्रश्नों किया करो तो आप देख लिया करो कि उसमें आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है, BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ये कलिंग का युद्ध आपका हुआ था। अच्छा संघ संवत की जो शुरुआत थी AD 1778 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मुस्लिम युग की जो शुरुआत है AD 662 में हुई थी। बिल्कुल ही सही बात होगी। अब ऑप्शन तो आपका एक ही बच रहा है कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1709 में ना हो के कब हुई थी, जरा कमेंट में आप लोग बताना। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी बेटा ये 1707 में हुई थी। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, इसको भी आप लोग नोट कर लो। हो सकता है इस बार यही पूछ ले कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें याद करनी है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि शक संवत की जो शुरुआत थी ये किसने करी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका कुषाण जो आपका वंश था, कुषाण जो शासक थे इन्होंने क्या किया था, सिख की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, कुषाण शासक, ठीक। कुषाण शासक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने 5 प्रश्नों को समझा होगा कि 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में कैसे आए थे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जो बात करें, ठीक है ना, अब हम लोग जो बात करेंगे वो सेकंड पेपर यानी सेकंड शिफ्ट में जो आपके प्रश्न 5 आए थे उनकी हम लोग बात करेंगे, ताकि हम ये लोग समझ पाए कि कैसे प्रश्न आपके पूछे गए। देखो पहला प्रश्न इसी तरीके से आपका पहले शिफ्ट में पूछा गया था और दूसरे शिफ्ट में भी आपका इसी तरीके से प्रश्न पूछा। कह रहा है निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए, कौन सा आपका किस लेवल का कहाँ पर कौन सा आया था। अगर आपने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी तो आप अपना 1 नंबर धो बैठोगे हाथ, ठीक है भैया, समझ में आ गई। तो अब देखो क्या कह रहा है, कैसे आपसे कह रहा है, टॉमस रो और फयान है, हैंसोंग है। इसको याद रखने का तरीका यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपको होगा, टॉमस रो की जब बात की जाती है तो भैया ये 1615 में आया था। कब, 1615 की अगर हम बात करें 1615 में ये आया था। क्लियर है, आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में आया था, ये भी आपको याद रखना है, तो भैया ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आपको याद रखना है। हो सकता अगली बार प्रश्न बना दे कि जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यहाँ पर विदेशी आया था, तो टॉमस रो आया था। कब आया था, 1615 में, ठीक है। अगर आपसे फायान पूछ रहा है तो फायान का अगर हम बात करें तो ये आया था आपका 399 और 40 में,
ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसकी बात हो जाएगा हाँ 399 या 4 में इसका आया था, ये 400 BC में आया था। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, तो ये आपको याद रखना है 399 400 में आया था। अच्छा पूछे फयान किसके शासनकाल में आया था, तो भैया ये सभी बच्चों को रटा है यहाँ पर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में आया था। किसमें, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये आया था। क्लियर हो गई बात। अब आपका अगला बच रहा है हैंसांग की अगर बात करें तो ये भी आपको याद होगा कि 630 में ये आया था। कब आया था, 630 में आया था। और ये किसके शासनकाल में आया, तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये जितने मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ इनको आपको कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक है भैया। तो याद हो गया, देखो प्रश्न कैसे थे, लेकिन हमने कितना एक्सप्लेन किया ताकि आप हो सकता अगली बार इसी बार से प्रश्न आपका बना ले। तो अगर पूछे टॉमस रो कब आया था, 615 में, किसके शासनकाल में, तो ये जहांगीर हो जाएगा। फहान की पूछा जाए तो ये 400 मान के चलो, 400 में आया था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। हैंसांग की बात करें तो ये 630 में आया था, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। क्लियर हो गया, कब, भारत ही आया था। अब जरा देख लो सबसे कम वाले की बात भैया फहान हो रहा, सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक। क्लियर हो गई बात। अच्छा अगर यहाँ पर ये होगा तो 615 उससे छोटा होगा ना कि 630 सबसे बाद में आएगा। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर हम बात करें तो पहला इसका बन जाएगा, हाँ क्लियर हो गई यहाँ पर। अच्छा थर्ड बनेगा, ठीक। लास्ट वाला आपका बनेगा जाके थर्ड बनेगा, बिल्कुल सही बात है ये। तो ऑप्शन तो आपका फर्स्ट यहाँ पर बनेगा, सेकंड बनेगा, फर्स्ट और थर्ड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपने चीज़ों को ढंग से समझा होगा कि आपको क्रम से लगाना था कि पहले आपका कौन सा आया है। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर 1615 दिया था, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर देंगे, इसकी वजह से आंसर हो रहा था गलत, ठीक है। ये कितना था, 1615 दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन लास्ट में चला जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन ना हो कि बेटा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा ये। क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट में आपको फर्स्ट दे रखा, ऐसे आपको चीज़ें बेहतर ढंग से याद करनी है, जल्दबाजी में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चीज़ों को सिलेक्टिव पढ़ना जिससे कि हमारा एग्जाम निकल सके। क्लियर हो गई बात। सेकंड प्रश्न क्या करा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सभी बच्चों को पता होगा कि सिराजुद्दौला की जब बात की जाती है तो इसका आपको क्या है कि भैया ये प्लासी का युद्ध में क्या हो गया था, पराजित हो गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्लासी हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा बताएगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किनके बीच हुआ था। तो आपको याद होगा कि 1700 यहाँ पर जब बात की जाती है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये बात क्लियर हो गई। चलिए किसके किसके बीच हुआ था, तो ऊपर देखो लिखा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बताओ बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो आंसर क्या होगा, 1764 में इसका युद्ध हुआ था। कब, 1764 में युद्ध हुआ था। अगर पूछा जाए किसके किसके बीच हुआ था तो मीर कासिम थे, सिराजुद्दौला थे, शाह आलम थे और इसके अंग्रेज साथ में हुआ था। तो बक्सर का कब हुआ था, अगर पूछ लेता बक्सर कहाँ है तो आपको पता है बिहार में प्रेजेंट टाइम पे। तो 1764 में कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। एक आपका और दे रखा, कह रहा बांडीवास का युद्ध बता दो। तो बांडीवास का युद्ध का हुआ था 1760 में हुआ था। तो ये भी आपको युद्ध याद रखना है कि कब कब आपके युद्ध कौन सा हुआ था। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपने याद रखा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। अगर बक्सर का पूछे 1764 में हुआ था। बांडीवास का जो युद्ध है तो आपको हुआ था 1760 में। अब जरा सभी बच्चों को कमेंट करके बताना कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है और कमेंट का मैं सभी का इंतजार भी करूंगा कि किन किन बच्चों में यहाँ पर कमेंट किया है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आपको बताना कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। यहाँ पर कह रहा देखो हड़प नीति है आपसे, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्लिस इसको पूछता है इंग्लिश में, ठीक। चलो कह रहा कि हड़प नीति का सबसे बड़ा समर्थक कौन था। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी जो था वो कट्टर समर्थक था हड़प नीति का, मतलब चीज़ों को हड़प लेने वाला। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें देखो, वहाँ भी आपसे वायसराय पूछा था, यहाँ भी वायसराय पूछा गया है। तो आपको वायसराय बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना है। क्लियर हो गई बात। अब जरा बताना आप सभी का आंसर अगर यहाँ पर है तो बताओ लॉर्ड डलहौजी के और क्या क्या काम थे। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में, कब, 1853 में
पहली आपकी रेलवे प्रथम जो रेल थी वो चलाई थी, वो कहाँ से चलाई थी? तो ये चलाई थी आपकी मुंबई से लेकर कहाँ तक? मुंबई से थाणे के बीच में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो लॉर्ड डलहौजी का आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है प्रश्न एक बार अगली बार पूछ ले आपको। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये बाकी आप लोग लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, लॉर्ड ब्लेजरी ने क्या क्या काम किया था, ये कम से कम 2 से 3 काम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 आया था कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो प्रश्न देखो यहाँ पर धनवंतरी पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा जरा समझ लो यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो धनवंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य के सभा में एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। देखो वहां चरक पूछा था, यहाँ धनवंतरी पूछ लिया। इसका मतलब क्या, वो इसी तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है, आप इधर उधर भटकते रहते हो तभी आपका प्रश्न हो जाते हैं गलत। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि जो किसके शासनकाल में, मतलब कब था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में धनवंतरी कौन थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग आते हैं लास्ट प्रश्न पे। तो लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? देखो एक किताब आपसे हिस्ट्री से पूछ ली है। क्लियर हो गई बात? हिस्ट्री की एक किताब आपसे पूछ ली, कह रहा इंडिका के लेखक बताओ। बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही उम्दा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। तो आप सभी बच्चे को याद होगा कि भैया जब इंडिका की बात होगी तो यहाँ पर मेगास्थनीज यहाँ पर लेखक हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो उम्मीद है कि आपने बेहतरीन ढंग से चीजें सीखा होगा। और फिर से देखो यहाँ पर आपकी चीजों को यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे फयान दे दिया गया। तो मैंने आपको बताया था फयान किसके शासनकाल में आया था, है ना, बताया था मैंने। तो कौन से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में आया था। हैंसांग किसके आया था? तो हैंसांग आपको पता है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। कब? भारत ही आया था। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है कि आपने बेहतर ढंग से चीजों को समझा होगा, समझ के उनको अप्लाई भी किया होगा कि आपको किन किन चीजों को पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद जब आपका वीडियो आएगा वो आपको आएगा पूरा का पूरा जो आगे का 5 नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा दोनों शिफ्ट को लेकर। क्लियर हो गई बात में? चलिए, इसके बाद में आपने इस वाली वीडियो को देखा होगा कि संविधान से रिलेटेड हमने प्रश्नों को करवाए हुए हैं। इनको अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख ले जाके। एग्जाम से पहले सभी वीडियो आप देख लें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगर किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या रहती है तो आप टेलीग्राम पाठशाला विद गौरव ज्वाइन कर ले, वहां से हमें कमेंट करके आप बात को रख सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए, इसके साथ साथ आप अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और हमें यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी लोग अगर उनको कुछ लग रहा कि ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की लगातार फ्री क्लासेस इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और यहाँ पर और इसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा, जैसे ही फ्री क्लासेस कोई आएगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको ज़्यादातर लाइक करना है। लाइक देखो, देखते इतने लोग, लाइक इतना पता नहीं क्यों कम करते हैं भैया। ठीक है, ऐसा मत किया करो, हमें भी पता चले कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं क्या उसमें बच्चों को फायदा मिल रहा है। इसके बाद में आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया, सभी जगह आप लोग शेयर करें। और कमेंट करके जरूर बताएं करें कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव करने की और ज़रूरत है, या क्या इसमें आपको सही मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? तो आपको सर्च करना है सभी जगह पाठशाला विद गौरव, तो इसके बाद आपको चीज़ें बेहतर मिलने लगेंगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, डेली अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।